मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, कैसे हैं? सारे ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैम। चले, मैं लीडरशिप का, मैंने कहा अभी तक उनका ना कोई अरेंज नहीं हो सका था किसी टीचर का। तो मैंने कहा चले मैं ले लेती हूँ, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। मैम तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप जैसे समझाती है ना ज्यादा अच्छे से याद हो जाता है। चलें, अब कोई और ज्वाइन नहीं कर रहा तो फिर हम लेक्चर शुरू कर लेते हैं। नहीं है किसी का इरादा तो रिकॉर्डिंग हम उन्हें भेज देंगे, फिर यही है पॉसिबल। जी मैम ठीक है, थैंक यू। जिजाकल्लाह। अच्छा जी, आज हम पहला यूनिट पढ़ेंगे और पहला यूनिट काफी कह लें कि इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारे ही यूनिट इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन पहला यूनिट जो है उसमें काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशनल थीरीज हैं, जो मेन बेस होती हैं किसी भी मैनेजमेंट के लिए, किसी भी लीडरशिप के लिए। जो हमारा आज का लेक्चर है, इसके ऑब्जेक्टिव, इसमें जो हमने चीजें पढ़नी है वो थीरीज ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखेंगे, टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ एंड लाइन रिलेशनशिप क्या है, फिर डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं तो उनमें फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, इन चीजों को हम देखेंगे। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, हम जिस भी, जैसे हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कोई और बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एजुकेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ पीपल होती है वर्किंग टुगेदर, और उन सारों का मेन एम होता है किसी भी डिफाइंड स्ट्रक्चर के अंडर वो काम करते हैं, और उसमें मैन मनी मटेरियल, ये सारी चीजें यूज हो रही होती हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। और ऑर्गेनाइजेशन का एक एम होता है, जैसे हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है केयर प्रोवाइड करना, क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करते हैं हम इसमें। उसी के लिए सारी ऑर्गेनाइजेशन का एमएस है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, जितने वर्कर्स हैं, सैनिटरी वाले हैं, सारे जितने लोग हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के मेन एम, जो क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करना है, उसके लिए काम करते हैं। एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी क्या करते हैं? कलेक्टिंग, कलेक्शन ऑफ पीपल वैसे ही होती है, वो भी काम करते हैं वर्किंग टुगेदर, और उनका जो डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है वो एजुकेशन को इम्प्रूव करना होता है। ठीक है? और एजुकेशन, वो चाहे नर्सिंग की एजुकेशन हो, चाहे जनरल एजुकेशन हो, कोई किसी भी लेवल की हो, और उसके दौरान हमें टीचर्स चाहिए। ठीक है? जो हमारा ह्यूमन है, ह्यूमन रिसोर्स जिसको एचआर बोलते हैं, फाइनेंस चाहिए उनकी सैलरीज के लिए, चीजें खरीदने के लिए, और चीजें जो रिक्वायर्ड होती हैं, कोई मशीनरी चाहिए, कोई बोर्ड चाहिए, मल्टीमीडिया चाहिए, ये हमारे सारे क्या हैं? मटेरियल है। यानी 3M को याद रखें, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें 3M को यूज करते हुए हम अपना उस ऑर्गेनाइजेशन का एम अचीव करते हैं। और 3M क्या है? मैन, मनी एंड मटेरियल। मैन यानी हमें उस काम को करने के लिए मैन पावर चाहिए होती है, मनी चाहिए होती है उनकी सैलरीज के लिए, चीजों को खरीदने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, और मटेरियल वो टेक्नोलॉजी, वो मशीनरी, वो सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं जिसके साथ मिल के हम उस ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी जो मेन एम है उसको इम्प्रूव करते हैं और उसको अचीव करते हैं। इट इज द थॉट एज द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये हम समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक स्टेज होता है, जैसे कोई भी स्टेज ड्रामा होता है जिसमें बाकी लोग एक्टर होते हैं। एक स्टेज है, उसके एक्टर्स होते हैं, और वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के मेन एम को अचीव करने के लिए। प्ले इज सक्सेसफुल, और प्ले जो है वो सक्सेसफुल कब होता है? जब व्हेन ऑल द एक्टर्स परफॉर्म वेल, जब सारे एक्टर्स जो हैं परफॉर्म करते हैं अच्छे तरीके से। अदरवाइज इट गेट्स लूजेस इट्स इम्पोर्टेंस, अदरवाइज इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो खत्म हो जाती है। जब भी हम ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी को देखते हैं, बस ये ध्यान में रखें, ऑर्गेनाइजेशनल जरूरी नहीं है सिर्फ जो है वो हमारी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी बेशक वक्त दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन हमारी यहाँ चल रही हेल्थ केयर में, एक हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एक हमारा क्लिनिकल डिपार्टमेंट है। जो एजुकेशन है उसके एम डिफरेंट है पर काम ऑर्गेनाइजेशन सेम करती है। क्लिनिकल में भी सिर्फ एम डिफरेंट है, बाकी काम सारे मिलके वैसे ही करते हैं।
तो हर ऑर्गेनाइजेशन को जब हम चलाते हैं, जब हम काम करते हैं उसमें, तो डिफरेंट टाइप की थीरीज काम करती हैं। ठीक है, ये 6 तरह की थीरी कॉमनली यूज होती हैं। पहली क्लासिकल थीरी, दूसरी ह्यूमनिस्टिक, फिर सिस्टम थीरी, कंटीजेंसी थीरी, क्योस थीरी या कम्प्लेक्सिटी थीरी। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप की थीरीज यूज होती हैं जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। सबसे पुरानी जो थीरी है जो यूज हो रही है, कि जब बहुत पहले 80s की बात है, जब फ्रेडरिक टेलर ने इसका कॉन्सेप्ट दिया, उसने कहा कि जिसमें कोई भी एक हम फॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वो हमारी क्लासिकल थीरी कहलाती है। और इसका मेन फोकस जो होता है वो हम काम पे रखते हैं, कि कोई भी जो इदारा है उसमें कौन सा बंदा किस तरीके से काम करेगा। मेन फोकस एफिशिएंसी थ्रू डिजाइन, people working more rationally and productively through a well defined task or organizational design। यानी जब भी हम क्लासिकल थ्योरी का फोकस करेंगे, एक तो इसका एमसीक्यू है बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये किसने डेवलप की, फ्रेडरिक टेलर ने। और ये ऑलमोस्ट हर एक पेपर में आता है। तो आपने एमसीक्यू और एससीक्यू अभी तो मिड के लिहाज से जेन में रखने हैं, 20 एमसीक्यूज आने हैं और 2-2 नंबर के 5 एससीक्यू आने हैं, जैसे पहले आते हैं। तो क्लासिकल थ्योरी किसने डेवलप की, फ्रेडरिक टेलर ने। इसकी 4 इंपॉर्टेंट पिलर है, ठीक है, या कंपोनेंट है इसके। ये कौन से हैं कंपोनेंट? इसमें पहला कंपोनेंट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जब भी क्लासिकल थ्योरी की बात होगी तो उसका ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, कोई ना कोई ढांचा होगा, उसका खाका होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की होगी, इसके कमरे कितने होंगे, कैसा बना हुआ होगा, डबल स्टोरी होगी, सिंगल स्टोरी होगी, एक क्लर्क का कमरा है, एक अकाउंट वाले का है, एक हॉस्पिटल का अगर स्ट्रक्चर है तो हॉस्पिटल के लिहाज से बना होगा। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो ओल्ड ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका अपना एक स्ट्रक्चर होता है। दूसरा, उससे कोई ना कोई किसी ना किसी को फायदा होता है, प्रोडक्टिविटी होती है। और तीसरा, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। अगर प्रॉपर बंदे, जो ट्रेंड बंदे, कंपिटेंट बंदे हम नहीं रखते तो आपकी क्लासिकल थ्योरी फेल हो जाती है। तो हमें राइट पीपल रखने हैं, राइट पर्सन रखने हैं फॉर द राइट जॉब। जैसे हमें अकाउंटेंट चाहिए तो हमें अकाउंटेंट ही चाहिए है। अगर हमें नर्स चाहिए तो हम आम बंदे को नहीं रख सकते, वहां नर्स ही रखनी है। जहां डॉक्टर चाहिए वहां डॉक्टर ही रखना है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस एंड सर्वाइवल। और ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन साल के बाद वो इदारा ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। जो क्लासिकल थ्योरी है वो 4 चीजों पे या 4 पिलर पे बेस करती है। पहला, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है उसका। दूसरा, उसकी कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी होती है। तीसरा, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। और चौथा जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस और सर्वाइवल होती है। क्लासिकल थ्योरी इज बिल्ड अराउंड 4 एलिमेंट। ये सारे काम जो करते हैं, जो हमने अभी क्लासिकल थ्योरी के पढ़े, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम कौन से 4 काम करें, तो हमारी वो जो ऑर्गेनाइजेशनल जो क्लासिकल थ्योरी है वो अच्छे तरीके से काम करती है। सबसे पहली हमने पीछे देखा, हमने कहा राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। यानी वो तभी हो सकता है जैसे डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर हो। यानी हमारे पास वो लेबर हो, वो लोग हों जो स्पेशलाइज्ड हों, कंपिटेंट हों अपने अपने काम में, और उनको हम उनके हिस्से का काम दें। डॉक्टर को डॉक्टर का काम दें, नर्स को नर्स का दें, कोई टेक्नीशियन है तो उसको टेक्नीशियन का काम दें। फिर ऑर्गेनाइजेशनल उसका स्ट्रक्चर हो प्रॉपर तरीके से, चेन ऑफ कमांड हो। यानी जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशनल चलती है तो उसमें मेन चीज ये होती है, उसका कोई ना कोई एचओडी होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, उसके अंडर डिफरेंट लोग होते हैं, उसके अंडर डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। यानी एक तो चेन ऑफ कमांड हो, पता हो कि जो सबसे लोअर तबका है उसने किसको रिपोर्ट करनी है और किसने ऑर्डर करना है। और स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है कि कोई भी पर्सन कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है। इसको एक एक करके देख लेते हैं। डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर में यह डिवाइडेड द वर्क रिड्यूसेस द नंबर ऑफ टास्क दैट ईच एम्प्लॉय मस्ट कैरी आउट। यानी हर एक के जिम्मे अपने अपने काम हो, उसको डिफरेंट टास्क दे दिए जाएं तो वो इजीली और अच्छे तरीके से काम करता है।
इन दैट वे इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, और इस तरीके से एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती। जाहिर है एक बंदा, फर्ज करें पुराने जमाने में ये हेल्थ की तो ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी देर बाद आई, पहले जैसे बोतलें बनाते थे, कोई और फैक्ट्रीज होती थी, इंडस्ट्री होती थी, तो उसमें हर बंदे का एक काम होता था, उसने किसी का ढकना लगाना है, किसी चीज को खोलना है, कोई पैकिंग है, कोई डिब्बे बनाने हैं, कोई डिब्बे खोलने हैं, यानी जो भी उस इंडस्ट्री के अंदर काम होते थे, तो जो बंदा होता था, जो लेबर होती थी, वो हर एक को एक काम होता था उसके जिम्मे, और वो काम इतनी एक्सपर्ट और इतनी एफिशिएंसी से वो करती थी कि वो उसमें कम्पिटेंट हो जाता था, और जिसकी वजह से क्या है, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, यानी उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती थी, एंड इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट, क्योंकि ये सारी क्लासिकल थ्योरी का मेन फोकस प्रोडक्टिविटी पे था, कि उनका काम ये था कि वो लोगों को इतना ट्रेन कर दें और कम्पिटेंट बंदे हर जगह काम पे लगाएं, ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाए। दिस कॉन्सेप्ट यूज टू इंक्रीज द प्रोफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन, और इसका कॉन्सेप्ट जो है डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर की वजह से प्रोफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हो जाती है। दूसरी चीज हमने कही कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, बेढंगी ऑर्गेनाइजेशन ना हो जिसका कोई मकसद ही ना हो। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ वर्क ग्रुप। Classical theorists developed the concept of departmentalization as means to maintain command, authority, and provide a formal system for communication. डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है हर चीज, जैसे हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं ना, पुरानी से पुरानी भी, उसमें एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसके बाद उसके, जैसे हम एक हॉस्पिटल कोई देख लें, तो एक एमएस होता है, उसके नीचे डीएमएस है, एएमएस है, फिर उससे नीचे बाकी सारे डॉक्टर्स, और बाकी हमारा कोई एचआर का डिपार्टमेंट, कोई एक्सरे डिपार्टमेंट, कोई नर्सिंग का अलग से डिपार्टमेंट हो जाता है, जो अलाइड वाला है वो अलग हो जाता है। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बेसिकली हमें उस जितने लोग वहां उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसकी अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करता है। और मेन काम क्या होता है कि हमें पता हो कौन बंदा कमांड करेगा, किसकी अथॉरिटी है, और प्रॉपर किस तरीके से नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, यानी डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन कैसे चलेगी। ठीक है। मैक्स वेबर प्रपोज द टर्म ब्यूरोक्रेसी, और इसी दौरान 1958 में, ये भी एक एमसीक्यू है, इसको याद रखना है, कि मैक्स वेबर ने 1958 में एक टर्म ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया, और इसमें जो आजकल हर जगह चल रहा है, हम कहते हैं ना ब्यूरोक्रेट ये करते हैं, यानी वो एक रूल्स, एक लॉ बन जाता है, जब वो उस रूल्स के तहत हम कोई काम करते हैं, तो उसको ब्यूरोक्रेसी उस टर्म को बोलते हैं। टुडे दिस वर्ड हैज अ नेगेटिव इम्प्लीकेशन। आजकल उसने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली चलाने के लिए थी, लेकिन आजकल जो है इसको नेगेटिव इम्पैक्ट दे दिया है, और जिसकी वजह से लॉन्ग वेट्स, इनएफिशिएंसी और रेड टेप, यानी काम ही नहीं होते, ये वाला हाल हो गया। तो आप लोगों को भी पता है कि जैसे हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हम छुट्टी लेने जाते हैं वहां, तो छुट्टी लेने के लिए वो कहते हैं कि रूल में ये है, इतनी छुट्टी है, रूल के मुताबिक ये है, यानी वो उनको ब्यूरोक्रेसी के तहत उन सारे लोगों को डील करते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ, इसका एक फायदा तो ये ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली चलती है, ठीक है, वरना तो हर बंदा छुट्टी लेने आ जाए, हर बंदा शॉर्ट लीव ले ले, हर बंदा एब्सेंट कर ले, अगर उसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसके में ब्यूरोक्रेसी हमें हर चीज के रूल्स बता दिए गए, वो रूल्स क्या है, ब्यूरोक्रेसी है। इसका नुकसान क्या हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा है, कि इसकी वजह से लॉन्ग वेट्स हैं, इनएफिशिएंसी और रेड टेप, यानी काम रुक जाते हैं और कोई काम नहीं आगे चल रहा होता। तो ये भी एक ब्यूरोक्रेसी का नुकसान है। तीसरी चीज, पहला हमने पढ़ लिया डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तीसरा चेन ऑफ कमांड। जैसे मैंने अभी बताया था कि एक किसी भी जगह काम करने के लिए एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है। वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बेसिकली आपका लीडर होता है, जो सारी ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेके चलता है। तो चेन ऑफ कमांड बेसिकली क्या है, हरारकी है। हरारकी कहते हैं वो सारे लेवल के ऊपर कौन है, फिर उससे नीचे कौन है, फिर उससे नीचे कौन है, ये बेसिकली अथॉरिटी को डिवाइड करते हैं उस किसी न किसी लेवल के तहत। ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन में हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक का अपना काम होता है, वो उसी तरीके से काम करते हैं। तो ये चेन होती, किस तरीके से किसने किसको रिपोर्ट करना है, और किसने कहाँ पे लेके जानी है एप्लीकेशन, और फिर डिसीजनल पावर जो है वो किसके पास है।
अथॉरिटी की डेफिनेशन क्या है? इज द राइट और पावर टू डायरेक्ट एक्टिविटी। अथॉरिटी बेसिकली वो राइट या पावर है जिसके तहत कोई भी एक्टिविटी, कोई काम जो है वो आपको करने के लिए डायरेक्शन दी जाती है, बताया जाता है कैसे करना है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ऑब्लिगेशन होती है। ये एमसीक्यू में आ जाए तो आपको पता हो, अथॉरिटी आपका राइट, आपकी पावर है कोई भी काम करने की, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली हमारी ऑब्लिगेशन है जिसके तहत हम अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं, हम अपना काम करते हैं, हम अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। बोथ आर डिराइव्ड फ्रॉम वंस पोजीशन। और ये जिस जिस लेवल पे जो बंदा होता है उसकी अथॉरिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होती है। एक एमएस की अथॉरिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होगी। एक स्टाफ है, उसकी डिफरेंट होगी। एक स्टूडेंट का लेवल है, उसकी अथॉरिटी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है। एक इंस्ट्रक्टर है, उसकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होगी। तो हर एक की डिफरेंट होती है उसकी पोजीशन के लिहाज से विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफाइंड अकाउंटेबिलिटी। The line of authority is such that higher level of management delegate the work to those below them in the organization. दो तरह की अथॉरिटी होती है। एक लाइन अथॉरिटी जो ऊपर से नीचे को आती है, यानी एमएस है, उसके बाद डीएमएस है, एएमएस है, फिर उससे नीचे सारे डॉक्टर्स और जितना बाकी एम्प्लॉयज हैं। या हम एक स्कूल में, कॉलेज में देखें तो प्रिंसिपल होती है, प्रिंसिपल से नीचे वाइस प्रिंसिपल होती है, उससे नीचे इंस्ट्रक्टर्स होती हैं, इंस्ट्रक्टर से नीचे स्टूडेंट्स होती हैं। ये लाइन अथॉरिटी एक लाइन में आ रही। और स्टाफ अथॉरिटी क्या होती है? जो हमारे सेम लेवल पे सारे इंस्ट्रक्टर्स आपस में जो कुलीग्स हैं वो स्टाफ अथॉरिटी आ जाती है। सारी स्टाफ नर्सेज, सारी हेड नर्सेज आपस में जो इनकी अथॉरिटी होती है, एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप, एडवाइजरी रिलेशनशिप, हम मशवरा लेते हैं अपनी कुलीग से, वो हमारी स्टाफ अथॉरिटी है। हम डिफरेंट टाइप की रिकमेंडेशंस देते हैं, हम गाइड करते हैं लोगों को। ठीक है, जैसे ये आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि चीफ नर्स एग्जीक्यूटिव है, ऊपर से नीचे को नर्स मैनेजर है, वहां से स्टाफ को जाती है, यानी कोई भी ऑर्डर, तो ये लाइन अथॉरिटी है। लेकिन ये एक्यूट केयर नर्स प्रैक्टिशनर है, नर्स मैनेजर है, नर्स मैनेजर, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, ये सब सेम लेवल के हैं, तो ये स्टाफ अथॉरिटी है। समझ आ रही है मेरी लेक्चर की? मैम आ रही है। ओके। चौथी चीज है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कोई भी बंदा कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है। कोई बहुत कॉम्पिटेंट होता है, वो एक बंदा 10 लोगों को कंट्रोल कर सकता है। जैसे एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के अंदर हमने देखा 200 लोग भी होते हैं। एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के अंदर 500 लोग भी हैं। और एक चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वो होती है जिसके अंडर हजारों लोग होते हैं। ठीक है, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। इट इज द रियलिस्टिक कंसर्न of how many people's a manager can effectively supervise। ठीक है, जितनी भी अब हमारे पास डिफरेंट टाइप की, मैंने अभी बताया कि ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं। छोटी हैं उनको लेस कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और जो बड़ी होती हैं वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा लोग, न्यूमरस डिपार्टमेंट होते हैं और हाईली स्पेशलाइज होते हैं और डिफरेंशिएटेड होते हैं। उनमें अथॉरिटी सेंट्रलाइज होती है, और ये टाल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी इसमें बनता है। फिर लेस कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं, अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज होती है। अब दो वर्ड रिपीटेडली यूज हो रहे हैं, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब है आपने अपनी पावर्स किसी को नहीं नहीं दी, प्रिंसिपल ने कहा है कुछ भी हो जाए, सारा छुट्टी मेरे से ही आके लेनी है। ठीक है, यानी आपने लोगों को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी भी है, टीचर्स को, तो उसे कहा है कि आपने सिर्फ फॉरवर्ड करनी है, असल अथॉरिटी आपने अपने पास रखी है। तो दिस इज कॉल्ड द सेंट्रलाइजेशन। और जो डिसेंट्रलाइजेशन है, मैं कहती हूँ एक छुट्टी आप दे सकती हैं, 2 छुट्टी दे सकती हैं, शॉर्ट लीव दे सकती हैं, स्टूडेंट को अलाउ कर सकते हैं। दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हम देखते हैं ये वाली ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये टाल ऑर्गेनाइजेशन, यानी सबसे ऊपर ये जहाँ टाल लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये यहाँ का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। आगे डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उस आगे डिपार्टमेंट के अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट है, हर एक के अंडर डिफरेंट मजीद, तो ये बड़ी टाल ऑर्गेनाइजेशन हो जाती। यानी आपने किसी को अगर रिपोर्ट करना है तो आपको इतने लोगों को पहले रिपोर्ट करना पड़ता है। जैसे हमारे सेक्रेटरीएट में कितनी टाल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, कि पहले डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाओ, फिर स्पेशल सेक्रेटरी के पास जाओ, फिर ऐसे ही नहीं करते हुए काफी कितने सेक्रेटरियों से, कितने एसओ से गुजरने के बाद फिर हमारा कोई डिसीजन होता है और हमें कोई ऑर्डर्स
मिलते हैं और फिर वो हमारे तक पहुंचते हैं। तो ये हमारी टाल ऑर्गेनाइजेशन है। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में थोड़े लोग होते हैं, ठीक है, और हर एक के अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट या डिफरेंट लोगों को दे दिया जाता है। जैसे हमने डिफरेंट कोई डायरेक्टर्स बना दिए कि ये सर्जरी का है, ये मेडिसिन का है, ये ईएनटी डिपार्टमेंट का है, ये गायनी का है। उसके अंडर 8-8, 10-10, 20-20 लोग आपने दे दिए, जिनमें स्टाफ नर्सेज भी हैं, अलाइड हेल्थ साइंसेज के भी हैं दूसरे। तो ये फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है कि इसमें बहुत ज्यादा टाल नहीं है। ये जो हमारी स्टाफ नर्सेज हैं डायरेक्ट अपनी हेड नर्स को बताएं तो हेड नर्स डायरेक्ट जो है वो जो चीफ नर्सिंग है या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है उस तक आपकी अप्रोच ले जाती है। ये थी क्लासिकल थीरी, ठीक है। इसमें जो है वो बेसिकली ओल्ड या पुरानी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी वो क्लासिकल थीरी पे फोकस करती थी। मेन फोकस उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल पे था, आपकी जो क्या है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे था, चेन ऑफ कमांड पे था, और डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर पे था। ये चार कंपोनेंट थे और इनका मेन फोकस प्रोडक्टिविटी थी। जब ये पुराना दौर, यानी ये जो क्लासिकल थीरी वाला दौर था, ये मशीनी दौर था। यानी उसमें लोगों के जज्बात की, फीलिंग्स की, बीमार है नहीं बीमार, कोई फोकस नहीं था। फोकस क्या था, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितना काम कर रही है, कितना पैसा कमा रही, कितनी प्रोडक्टिविटी दे रही, कितनी। जैसे फर्ज करें किसी कोई बोतलें बन रही हैं किसी फैक्ट्री में, क्योंकि उस वक्त हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी ना, उस वक्त ये खाली इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज थी। तो उसमें चीजें बना रहे थे, कोई पेच बना रहा, कोई बोतलें बना रहा, कोई और चीजें बन रही। तो उनका मेन फोकस ये था, हमने आज कितना काम किया, कितनी बोतलें बनाई। कोई बीमार है, कोई सिक है, किसी की तबीयत ठीक नहीं, मूड सही नहीं, किसी की इंजरी हो गई, इस चीज पे फोकस नहीं था होता। उनको ये होता था ये बंदा हमारे काम का नहीं रहा तो उसको निकाल दिया जाए, ठीक है। तो उसमें ये फोकस नहीं था, उनका फोकस कॉम्पिटेंसी था, उनका फोकस स्किल थी उनकी, और उसके बाद उनका मेन फोकस जो था वो प्रोडक्टिविटी थी। जब ये ह्यूमनिस्टिक थीरी आई, इसका मेन कॉन्सेप्ट जो है वो ह्यूमन ह्यूमन से निकला है ये वर्ड ना, जिसमें इंसान को इम्पोर्टेंस दी गई। क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थीरी लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनिस्टिक थीरी। बहुत सारे लोगों ने क्लासिकल थीरी की मुखालफत की, उन्होंने कहा ये थीरी इतनी सही नहीं है, उसमें प्रोडक्टिविटी पे तो फोकस है, लोगों को बेनिफिट तो हो रहा है, लेकिन इंसान पे कोई फोकस नहीं। कोई बीमार होता था, यानी उस वक्त कॉन्सेप्ट डेली वेजेस का था, जितने दिन कोई काम करता था उतने दिन उसको पैसे मिलते थे, जब वो छुट्टी कर लेता था उस दिन की उसकी तनख्वाह नहीं मिलती थी। जैसे हमें आजकल, हमें 25 छुट्टियां भी मिलती हैं, हमें 45 डेज की अन लीव भी मिल जाती है, हमें सिक लीव भी मिल जाती है, वैसे भी हम कर लेते हैं। तो ये क्लासिकल थीरी के तहत ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं थी। जब ह्यूमनिस्टिक थीरी आई, ह्यूमन पे फोकस आया, रिलेशनशिप पे फोकस आया, तो इन चीजों की तरफ फोकस हुआ। ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच आइडेंटिफाइड इन 1930। अ मेजर assumption of this theory is that people desire social relationship, respond to group pressure and search for personal fulfillment। ह्यूमनिस्टिक थीरी की ये तीन बातें थी। इसकी मेजर assumption क्या थी कि लोगों को सोशल रिलेशनशिप जो है उसकी डिजायर है, लोग रिलेशन बनाते हैं, दोस्तियां बनाते हैं, किसी के साथ, कोई अपने कुलीग के साथ, बॉस के साथ उनके कोई ना कोई रिलेशन होते हैं। और ग्रुप प्रेशर अगर होता है वहां पर उस एनवायरनमेंट में, तो उसको रेस्पॉन्ड करते हैं लोग, या वो काम बहुत एक्टिवली करते हैं या बिल्कुल नहीं करते। एंड सर्च फॉर पर्सनल फुलफिलमेंट, और वो लोग के हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव जल्दी जल्दी करते हैं, टर्नओवर ज्यादा होता है, क्योंकि वो पर्सनल फुलफिलमेंट को सर्च कर रहे होते हैं, उनका मेन फोकस होता है अपनी सेटिस्फेक्शन। पीपल ओरिएंटेड एंड सीक प्रॉफिट फॉर ह्यूमन, और इस जो थीरी का मेन फोकस था पीपल ओरिएंटेड थी, यानी लोगों का फोकस था। और इसमें फोकस किस पे था कि सीक प्रॉफिट फॉर ह्यूमन, कि लोगों का किस में फायदा है वो वाला काम किया जाए। दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड एज द रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्टडीज कंडक्टेड बाय वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी एज इट्स हाथॉर्न प्लांट इन शिकागो। शिकागो के अंदर एक हाथॉर्न प्लांट लगाया गया था, ये जगह का नाम है, वहां पर एक फैक्ट्री लगाई गई थी, एक प्लांट था शिकागो में, जो जिसमें बिजली के डिफरेंट चीजें, जो इलेक्ट्रिक कंपनी थी। इसका मेन फोकस जो है, इसको एक कह लें कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने काम किया, और इसमें उन्होंने फोकस था उनका ह्यूमन नीड्स और ह्यूमन वैल्यूज।
इसमें जो इलेक्ट्रिक कंपनी थी हैड स्पेशली मेड रिसर्च टू डिटरमिन देयर वाज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड वर्क एनवायरमेंट्स। इस इलेक्ट्रिक कंपनी में मेन ये देखा गया कि रिलेशनशिप जो है, जितने ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, आपस में दोस्तियां होती हैं, एक दूसरे के साथ वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छी है, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। ओरिजिनल पर्पस ऑफ द हाथॉर्न स्टडीज वाज टू एग्जामिन हाउ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट सच एज लाइटिंग। अब ये थोड़ी थोड़ी चीजें उन्होंने ऐड की इसमें ना। उन्होंने कहा क्लासिकल थ्योरी के अंदर हमने अगर रिलेशनशिप को साथ डाल दिया, वर्क एनवायरनमेंट अच्छी की, और खास तौर पे वर्क एनवायरनमेंट में कौन सी चीज, उन्होंने कहा जितनी ब्राइट लाइट होगी उतना ज्यादा अच्छा प्रोडक्टिविटी होगी। और यही उन्होंने लर्न किया नेचर से। उन्होंने कहा जैसे दिन चढ़ता है, सूरज निकलता है, लोगों का दिल करता है काम करने को, और जैसे शाम होती जाती है उनकी उनमें एनर्जी भी कम होती जाती है, और वो लाइट कम होने की वजह से उनमें जो है वो प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं होती उस वक्त। तो इसीलिए इन्होंने फिर जो हाथॉर्न प्लांट लगाया था वहां पर बहुत ज्यादा लाइटिंग लगाई। फिर उन्होंने ब्रेक्स दिए, उन्होंने यानी 8 घंटे काम किया, 4 घंटे काम किया, थोड़ा आधा घंटा ब्रेक दे दिया। टाइमिंग ऑफ ब्रेक क्लासिकल थ्योरी के तहत कोई 1 मिनट का टाइम ब्रेक नहीं था, लेकिन ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में उन्होंने टाइमिंग्स ऑफ ब्रेक रखा। लेंथ ऑफ वर्क डे बताया कि 8 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे कितनी देर ड्यूटी करेंगे वो, एंड हैड ऑन वर्कर प्रोडक्टिविटी। और इस लिहाज से उन्होंने वर्कर की प्रोडक्टिविटी मेजर की। द रिजल्ट वाज सरप्राइजिंग एंड द रिसर्चर्स concluded that at the time workers were actually responding to the increased attention from their supervisor। अगर उनका सुपरवाइजर उनका ख्याल रखता है, उनको टाइम ब्रेक देता है, उनको लाइट का ख्याल रखता है, लेंथ ऑफ वर्क डे का ख्याल रखता है, तो वर्क जो वर्कर है उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। ये हाथ हॉर्न के जरिए उन्हें ये पता चला। अफेक्ट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब इन द 1950। ये एमसीक्यू में याद रखना, हाथ हॉर्न इफेक्ट जो है फर्स्ट टाइम 1950 में इसका कॉन्सेप्ट आया। और हेनरी ए लेंड्सबर्गर ड्यूरिंग हिज एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ड्यूरिंग 1920, यानी 1920 से ये शुरू हुआ और 1950 तक रिपीटेडली इस पर एक्सपेरिमेंट हुए। 1920 और 30 में यानी ये स्टार्ट हो गया था। फिनोमिना इज नेम्ड ऑन द लोकेशन वेयर द एक्सपेरिमेंट्स टुक प्लेस। हाथ शिकागो में हाथॉर्न प्लांट पे था, तो इसलिए इसका नाम भी हाथॉर्न अफेक्ट ही रख दिया इन्होंने। Hawthorne effect is the term referring to the tendency of some people to work harder and perform better when they participate in an experiment। उन्होंने ये रिजल्ट निकाले कि हाथॉर्न इफेक्ट का बेसिकली क्या है कि जब लोगों को बहुत ज्यादा काम दिया जाता है और वो काम वो कर भी सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं उस वक्त में, जब उनको एक्सपेरिमेंट में या किसी भी काम में उनको पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाए। यानी खाली आप ऑर्डर ही नहीं करें, उन्हें कहें ये काम इस तरह होना चाहिए, तो लोग अपनी मर्जी से काम करें। द टर्म इज ऑफन यूज टू सजेस्ट दैट इंडिविजुअल मे चेंज देयर बिहेवियर ड्यू टू द अटेंशन। और ये इसलिए ये टर्म जो है वो अक्सर उन्होंने कहा कि ये इसको लिया गया, इसको यूज कर रहे थे कि लोगों को जितनी अटेंशन दी जाए, उनका ख्याल रखा जाए, उनके लेंथ ऑफ स्टे को देखा जाए, उनकी पर्सनल रिलेशनशिप को देखा जाए, तो उनके रिजल्ट्स और ज्यादा प्रोडक्टिविटी अच्छी हो सकती है। यानी दो थीरी थी। क्लासिकल थीरी पढ़ ली जिसमें सिर्फ मशीनों की तरह लोग काम करते थे, रोबोट्स की तरह। फिर ह्यूमनिस्टिक थीरी आई, उसमें उन्होंने कहा रिलेशनशिप, लेंथ ऑफ स्टे, और लोगों के जो वर्किंग आवर्स हैं, उनकी एनवायरनमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन है, उसको इम्प्रूव किया जाए तो और ज्यादा प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है। तीसरी थीरी उन्होंने बताई सिस्टम थीरी। सिस्टम थीरी बेसिकली क्या है कि हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो हम डिफरेंट अपने अपने सिस्टम को चलाने के लिए जो थ्योरी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम थ्योरी। और इसमें सेट ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स अरेंज्ड इन अ यूनिफाइड होल, यानी डिफरेंट सिस्टम्स को, डिफरेंट चीजों को हम रिलेट करते हुए लेके चलते हैं। इसमें क्या है, इसमें दो तरह का सिस्टम उन्होंने बताया, एक ओपन सिस्टम होता है और एक क्लोज सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम जो होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप की चीजों के आप पर उस ऑर्गेनाइजेशन पर अफेक्ट होते हैं, लेकिन क्लोज सिस्टम में अफेक्ट नहीं होता। जैसे जितनी लेबोरेटरीज के अंदर रिसर्चेज होती हैं या कुछ, वो क्लोज सिस्टम थ्योरी होती है जिसमें
कोई पॉलिटिकल, कोई एनवायरमेंटल, किसी का कोई कुछ हो गया, डेथ हो गई, कोई वो अफेक्ट ना करे, वो क्लोज सिस्टम कहलाता है। और ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें, जैसे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, हमें कभी एमएस का फोन आ गया, कभी किसी पॉलिटिकल एमएनए का फोन आ गया, कभी किसी स्टूडेंट की या किसी टीचर के किसी रिलेटिव की डेथ हो गई, ये बाहर के ये सारे प्रेशर्स है ना। तो इसकी वजह से एनवायरनमेंट जो है वो अफेक्ट करती है। क्लोज सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाय इट्स एनवायरनमेंट, क्योंकि उसकी वो है ही क्लोज सिस्टम, ठीक, उसमें अफेक्ट नहीं होने देते। मोस्ट अप्रोचेस ट्रीट एंड ऑर्गेनाइजेशन एज एन ओपन सिस्टम। System theorists believe all organizational components are interrelated. Change in one component may affect all other component. और component में क्या है, हमारा जितना इनपुट होता है, थ्रूपुट में हम वर्क करते हैं, इनपुट में हम चीजें डालते हैं, अपनी एनर्जी डालते हैं। जैसे मैं लेक्चर ले रही हूँ तो ये मेरा इनपुट है। थ्रूपुट में क्या है कि हम उस लेक्चर के अंदर डिस्कशंस कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और आउटपुट में हमारी प्रोडक्टिविटी है कि जितना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं वो हमारा आउटपुट कहलाएगा। आउटपुट रिसोर्सेज और इनपुट, यानी इनपुट में जो चीज मैं ऐड कर रही हूँ। जैसे हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई हॉस्पिटल है या कॉलेज है, तो उसमें उसकी एम्प्लॉयज उसका इनपुट है, उसके पेशेंट्स हैं, वहां पे फिजिशियन है, मटेरियल्स हैं, यानी जितनी मशीनरी है, मनी है, इक्विपमेंट है, या कोई भी इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजें उसकी इनपुट है या रिसोर्सेज है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि थ्रूपुट हमारा वर्किंग वाला जो काम होता है, जिसमें सारे लोग काम कर रहे होते हैं, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है, उसका प्रोसेस चल रहा होता है, वो थ्रूपुट कहलाता है। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी एंड रिसोर्सेज आर यूटिलाइज एंड ट्रांसफॉर्म। और प्रोडक्ट या आउटपुट क्या होता है कि जो जो हमारे रिजल्ट निकले, जैसे आपने कोई स्कूल बनाया तो एजुकेशन दे रहे हैं, हॉस्पिटल है तो रिस्टोर हो रही है उसकी हेल्थ, या कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर है तो वहाँ रिहेबिलिटेशन हो रही है, या डिजीज की प्रोटेक्शन हो रही है हमारे हॉस्पिटल में, या डिजीज की प्रमोशन हेल्थ की हो रही है। तो ये हमारे बेसिकली आउटपुट है। और इनपुट हमारे पेशेंट्स, हमारे फिजिशियन, हमारा मटेरियल, हमारी मनी, हमारी एजुकेशन, हम जो भी कर रहे हैं। और फीडबैक लूप्स क्या है, ये हमारे, या तो हमें पॉजिटिव फीडबैक मिलती है कि आपने जो काम किया उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकले, या नेगेटिव फीडबैक मिलती है कि जो आपने काम किया वो ठीक नहीं था। तो ये हमारा जो है, ये तीन थीरीज हमने पढ़ ली हैं। सबसे पहले वाली थीरी हमारी क्लासिकल थीरी थी, दूसरी ह्यूमनिस्टिक, तीसरी सिस्टम। चौथी थीरी है कंटीजेंसी थीरी। कंटीजेंसी थीरी 1964 में एडवर्ड फिडलर ने इसको प्रपोज किया। कंटीजेंसी से याद रखें हमेशा, जब इमरजेंसी कोई सिचुएशन आती है, दिस इज कॉल्ड द कंटीजेंसी। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस कैन बी एनहांस्ड बाय मैचिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू इट्स एनवायरनमेंट। जैसे कहीं इमरजेंसी आती है तो हमने डिपार्टमेंट ही अलग बना दिए, ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, तो उसका स्ट्रक्चर भी वैसा ही होता है कि कैसे कहाँ कोई बंदा आएगा, वो किस लिहाज से यहाँ पहले फर्स्ट स्टेज में जाएगा, फिर सेकंड स्टेज में, फिर थर्ड स्टेज में। तो ये हमारा बेसिक कंटीजेंसी के लिहाज से उसका स्ट्रक्चर बना होता है। टू बेसिक वेज इन विच मैनेजर्स कैन ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज इन रेस्पॉन्स टू इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी एक मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर होता है और एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होता है। मैकेनिस्टिक जेन में रखें मैकेनिक की तरह, यानी जिस जो हमारी स्टेबल एनवायरनमेंट होती है उसके अंदर जो काम हो रहे होते हैं वो मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर के तहत हो रहे हैं, कि हमने हाईली सेंट्रलाइज्ड कोई अथॉरिटी वहां पे है, फार्मुलेटिंग फार्मुलाइज्ड प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस, आपने एक रूटीन बना दी, ये प्रोसीजर है, ये इस तरीके से होने, प्रैक्टिसेस है, यानी वो एक मैकेनिज्म बना हुआ है ना, उसी के तहत स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। और जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होता है, ये बर्न्स और स्ट्रकर ने ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताया है कि ये वेरी फ्लेक्सिबल होता है एंड एबल टू अडेप्ट वेल टू चेंजेस। जैसे खुदा न खास्ता कहीं कोई इशू आ गया, कोई डिजास्टर आ गया, तो हमारा जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है उसमें हम चेंजेस ले आते हैं, और बेड लगवा देते हैं और चीजें। मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर एक रूटीन के तहत जो सारे काम होते हैं, और ये ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है। जो नेक्स्ट वाली थीरी वो हमारी क्योस थीरी है। क्योस थीरी भी कंटीजेंसी से मिलती जुलती होती है। इसका मतलब ये होता है कि जैसी सिचुएशन आती है हम वैसा ही हैंडलिंग करते हैं पेशेंट्स को, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसमें फाइंडिंग इंस्पायर्ड बाय द फाइंडिंग ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स विच चैलेंजेस अस
to look at the organization and the nature of relationship and propose that nature work does not follow a straight line. यानी कोई भी नेचर, कोई भी सिचुएशन एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। कभी जैसे हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, कभी मरीज बहुत ज्यादा आ जाते हैं, कभी पेशेंट होते ही नहीं है, कभी बहुत कम आ रहे होते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो क्योस के तहत चलती है, यानी नशेबो फराज जिसको बोलते हैं। क्योस theory suggests that drive to create permanent organizational structure is doomed to fail। अगर आप कहो कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, तो और इसमें हम चेंजेस नहीं करेंगे, तो आपकी थी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फेल हो जाएगी। The set of rules that guided the industrial philosophy of the organizational function and integrity must be discarded, and newer principles that ensure flexibility, fluidity, speed of adaptability and cultural sensitivity must emerge। यानी बहुत सारी चीजें हम उसमें मर्ज करके रखते हैं, और कोई भी इशू हो हम उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि उसमें चेंजेस ले आए। अब हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको आप रीज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हम इसमें